तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों हम एल्डिहाइड व कीटोन कंप्लीट पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा बहुत बता गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड O OH समूह होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में C डबल बॉन्ड O OH समूह होता है। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। यह एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर। कार्बोक्सिलिक अम्लों में C डबल बॉन्ड O OH समूह होता है और ये एल्किल या एरिल समूह से जुड़ा होता है। आज हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण की। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। बात को ढंग से सुने और समझें। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जब सामान्य नाम लिखते हैं, पहले मैं सामान्य नामकरण की बात कर रहा हूँ, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य नाम लिखते समय पहले कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने कार्बन हैं उनकी संख्या के आधार पर पूर्वलग्न फार्म एसिड लिखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बन है तो पूर्वलग्न लिखेंगे फार्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटर और 5 कार्बन है तो बेलेर। तो हम यही बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एक एक बात को ढंग से समझना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम लिखते समय ये सामान्य नामकरण की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य नाम लिखते समय पहले कार्बन की संख्या के आधार पर, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं, पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न, ठीक है, पूर्वलग्न लिखते हैं। पूर्वलग्न कौन से हैं? फार्म एसिड आदि। ये मैंने पहले ही बताया आपको एल्डिहाइडों के सामान्य नामकरण में। पूर्वलग्न फार्म एसिड आदि लिखते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या के आधार पर। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन 1 है तो पूर्वलग्न फार्म, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटर और 5 है तो बेलेर। तो पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न फार्म एसिड आदि लिखते हैं। ठीक है, तथा अंत में अनुलग्न, अंत में अनुलग्न क्या लिखते हैं? एक अम्ल, एक अम्ल। तुमने सुना होगा ऐसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो पहले तो एसिड पूर्वलग्न, पीछे एक अम्ल, एक अम्ल लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, IUPAC पद्धति की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्रियात्मक समूह होता है COOH। सही है। अब मैं IUPAC नाम की बात कर रहा हूं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? COOH। ये होता है ना, होता है जिसका IUPAC पद्धति में, IUPAC पद्धति में आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लिखा जाता है? अनुलग्न, अंत में। भाई IUPAC नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापियों का नाम, फिर लिखते हैं
एल्क, फिर ANE9 और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्रियात्मक समूह COOH होता है, जिसका IUPAC पद्धति में अनुलग्न ओइक अम्ल लिखते हैं। सामान्य नाम पद्धति में तो अनुलग्न क्या है? एक अम्ल। और IUPAC पद्धति में अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल। क्लियर यहां तक? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। नंबर 1, सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया मैंने HCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। इसका नाम लिखे हम, पहले लिखते हैं इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम लिखते हैं तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम लिखते समय पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न। कितने कार्बन इसमें? 1, तो पूर्वलग्न क्या लिखोगे? फार्म। ठीक है। पीछे अनुलग्न क्या लगाओगे? एक अम्ल, तो इसका नाम बन जाएगा फार्मिक अम्ल। ये इसका सामान्य नाम। ठीक है, इसका सामान्य नाम और दूर लिख देता हूं। इसका सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो पहले सामान्य नाम में लिख लेते हैं एक बार। दूसरा लिखा मैंने CH3 COOH। ठीक है, कितने कार्बन? सामान्य नाम लिखेंगे तो पहले कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 के आधार पर क्या लिखोगे? पूर्वलग्न एसिड, और पीछे अनुलग्न क्या लगाओगे? एक अम्ल, तो नाम बन जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, तीसरा लिया मैंने लिखा CH3 CH2 COOH। ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बन कितने हैं? 3। 3 के लिए पूर्वलग्न क्या है? प्रोपियोन, और पीछे एक अम्ल, तो नाम बन जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल। पहले पूर्वलग्न प्रोपियोन और अनुलग्न एक अम्ल, तो नाम क्या बन गया? प्रोपियोनिक अम्ल। मैंने नंबर 4 लिखा CH3 CH2 CH2 COOH। समझ गए होंगे। कार्बन कितने हैं टोटल? 4। 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेर, पूर्वलग्न ब्यूटेर, और पीछे एक अम्ल, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल। क्लियर? ऐसे ही कार्बन 5 होते तो बेलेर, पीछे क्या लगाते? एक अम्ल, नाम बन जाता बेलेरिक अम्ल। अब इनके IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन और नंबरिंग हो गई। IUPAC नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी है नहीं, ये तो क्रियात्मक समूह है COOH, और हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होता ही नहीं है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी नहीं है। फिर लिखते हैं एल्क, कार्बन की संख्या के आधार पर। कितने कार्बन है? 1, तो एल्क क्या आएगा? मैथ। ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एल्क होते हैं। कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ। एल्क के बाद ANE9, इसमें कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ा है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ओइक अम्ल। 1 नंबर पर है, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्रियात्मक समूह के अनुलग्न से पूर्व अंक लगता है बन ओइक अम्ल। IUPAC में अनुलग्न ओइक अम्ल है। बन को लिखना जरूर नहीं है, इसको खाली मैथेनोइक भी लिख सकते हैं। अंक अगर 1 है तो IUPAC में अंक 1 को लिखना आवश्यक नहीं होता है। अब इसमें भी कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी? 2 की। नंबरिंग इधर से होगी क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देते हुए। ये पूरा क्रियात्मक समूह है, सही है। तो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, प्रतिस्थापी है ही नहीं, ये क्रियात्मक समूह बाहर कुछ और है ही नहीं। फिर क्या लिखोगे प्रतिस्थापी के नाम के बाद? एल्क। कार्बन की संख्या 2 है तो एल्क क्या आएगा? एथ। फिर ANE9 का नंबर, कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न बन पर ओइक अम्ल। ऐसे आप लिख सकते हो सबके नाम। ठीक है, अगले का नाम आएगा, 3 कार्बन है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब 1 2 3, तो नाम आएगा प्रोपेन,
वन ओइक अम्ल, वन पर ही तो है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल मतलब COOH। अगले का नाम आ जाएगा ब्यूटेन वन ओइक अम्ल। क्लियर है ना? इस तरह से हम 4 कार्बन है ब्यूट, एकल बंध है एन, अब वन पर ओइक अम्ल आएगा। और IUPAC नाम बताऊंगा, पहले आप इनको यहाँ तक नोट करो। सामान्य नाम और IUPAC नाम अभी और देखेंगे हम, है ना, पर इनको यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट नोट करो, मैं वेट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, लिखो, जल्दी नोट करो यार। लिख लिया? अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देता हूं। 4 एग्जाम्पल तो लिख रहे हैं, है ना। देखो आगे, अब मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। 4 तो दिए मैंने। नंबर 5 ये लिखा मैंने COOH। इसमें समझ गए होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को सॉल्ट में ऐसे लिख देते हैं COOH, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। सही है। ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है, पर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल उन्हें कहते हैं जिनमें 2 COOH होते हैं। इसका सामान्य नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्जेलिक अम्ल है। यह आपने कई बार सुना भी होगा। इसका सामान्य नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। पहले सामान्य नाम देखो, इसमें कोई नियम नहीं है, हमें याद ही रखने पड़ेंगे। कई नियम लगा दे। 2 कार्बन है एसिड, वो केवल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए हैं। वो नियम जो भी अपन ने सामान्य नाम के नियम देखे थे ना, पहले फार्म एसिड लिखते हैं, पीछे एक अम्ल लिखते हैं, वो केवल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हैं वो नियम। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों पर वे नियम लागू नहीं होंगे। नंबर 6 मैंने ये लिखा COOH। इसमें बीच में एक CH2 और बढ़ा दिया। ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें भी 2 COOH हैं, इसमें बीच में एक CH2 समूह और बढ़ा दिया है। इसका नाम, सामान्य नाम है मेलोनिक अम्ल। क्या नाम है? मेलोनिक अम्ल। अब मैं इसमें एक CH2 और बढ़ा रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 का होल ट्वाइस, मतलब 2 CH2 हो गए बीच में, COOH। ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें टोटल कार्बन है 4। इसका नाम है सक्सिनिक अम्ल। ये आपको याद करने हैं, ये मोस्ट हैं, पेपर में आए हैं कई बार क्वेश्चन। सक्सिनिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखो और IUPAC नाम लिखो, ऐसे आ जाते हैं। तो अपन को ये बनाना है और इसका IUPAC नाम लिखना है। फिर नंबर 8 एक CH2 और बढ़ा रहा हूं बीच में, ये बन जाएगा CH2 का होल 3। ये है ग्लूटेरिक अम्ल, ये इसका सामान्य नाम है। इसमें टोटल 5 कार्बन है, टोटल 5 है। नंबर 9 एक COOH और बढ़ा रहा हूं बीच में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये बन गया CH2 का होल 4 COOH। इसका नाम है एडिपिक अम्ल। पहले इनके सबके नाम याद कर लो आप, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल और एडिपिक अम्ल। एक काम करते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक नीचे OMS OMS GA, ये याद कर लो आप, OMS GA।
ओम्स जीए। ओ का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, एम का मतलब मेलोनिक अम्ल, एस का मतलब सक्सिनिक अम्ल, देख लो, जी का मतलब ग्लूटेरिक अम्ल और एडिपिक अम्ल। अगर टोटल 2 कार्बन है तो ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बन अगर 3 हो गए, समझ गए होंगे, कार्बन अगर 3 हो गए तो मेलोनिक अम्ल, कार्बन 4 हैं, सक्सिनिक अम्ल 5 हैं, 6 हैं। तो ऐसे याद कर लो, ऑक्जेलिक अम्ल याद कर लो COOH, इसमें एक CH2 बढ़ाओगे मेलोनिक अम्ल, फिर एक CH2 बढ़ाओगे सक्सेनिक अम्ल, एक CH2 बढ़ाओगे ग्लूटेरिक अम्ल और एक CH2 और बढ़ाओगे तो एडिपिक अम्ल। इन्हें याद करने की कोशिश करो, कैसे करोगे। ये नीचे लिख रही है कार्बन की संख्या, ठीक है। अब इनके IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे, नंबरिंग के दर से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी है ही नहीं, दोनों ये क्रियात्मक समूह हैं। तो प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर क्या लिखोगे, एल्क। 2 कार्बन के लिए एल्क क्या आएगा, एथ है, ये IUPAC नाम है, एथ आ गया। फिर Ane9, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, अनुलग्न ओइक अम्ल आएगा कि डाइओइक अम्ल आएगा, डाइओइक अम्ल। पर उससे पहले अंक लिखते हैं 1 और 2, 2 ओइक अम्ल हैं, 1 और 2 नंबर पे हैं, जितने क्रियात्मक समूह के अनुलग्न उतने ही अंक, 2 अनुलग्न है डाइओइक अम्ल, तो एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल, इसका नाम ये हो जाएगा। ऐसे ही सबका नाम लिख सकते हैं। कितने कार्बन की श्रृंखला, 3 की, एक बार और बता देता हूँ, 1 2 और 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, प्रोप, फिर एन, और अंत में 1,3 डाइओइक अम्ल, क्योंकि COOH 1 और 3 नंबर पर है। ठीक है। इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी, 4 की, बीच में 2 CH2 हैं, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन, खुद का दिमाग लगाओ। और COOH कौन कौन से नंबर पाएंगे, 1 और 4 पर, 1, बीच में 2 कार्बन, 3 और 1 4, 1,4 डाइओइक अम्ल। आगे लिख सकते हो कि सबके मैं लिखूं, शायद लिख दोगे ना। इसमें कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन, फिर 1,5 डाइओइक अम्ल। ये इनके IUPAC नाम है, पेपर में पूछे जाते हैं। अब लास्ट पे आगे एडिपिक अम्ल, कितने कार्बन है, 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। पहले और 6 नंबर पे ही तो आएंगे COOH, डाइओइक अम्ल, तो इन्हें भी नोट करें, ठीक है। जल्दी लिखें, फटाफट। लिख लिया, जल्दी लिखो। लिख लिया ना, पोज कर लिया करो ना वीडियो को। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियां। ब्लैक बोर्ड पर यार मिटाने में समस्या आती है, गद्दी खराब है ये। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियां।
ठीक है, 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, फिर हम चैप्टर नंबर 7 को आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियां। ठीक है, पहली विधि है एल्किल साइनाइड। इंपॉर्टेंट है कि जल अपघटन द्वारा एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा ठीक है, एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। देखो एल्किल साइनाइड जो होता है उसमें एल्किल समूह से CN समूह जुड़ा होता है। एल्किल मैथिल एथिल वगैरह थे CN समूह। तो एल्किल साइनाइड की अपक्रिया अपन को तनु अम्ल से करानी है। जल अपघटन के लिए हम तनु अम्ल लेते हैं। ठीक है, अम्ल का H+ अटैक करेगा सबसे पहले, बंध को तोड़ लेते हैं, कार्बन पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस। H+ यहाँ जुड़ेगा, देखो इधर RC डबल बॉन्ड N, बंध टूट गया, कार्बन पे प्लस आ गया और नाइट्रोजन की विद्युतता देखा इस पर माइनस आ गया। नाइट्रोजन पे माइनस है तो इससे तो H जुड़ जाएगा, है ना, और कार्बन पे प्लस है तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण H2 इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो इस पर H2 जुड़ेगा पर उसका H+ निकल करके केवल क्या रह जाएगा OH। अटैक तो H2 ही करेगा, इस कार्बन पे प्लस है, इस पे अटैक तो H2 करेगा, और H2 के दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बनाएंगे, इस बंद में दोनों इलेक्ट्रॉन H2 के हैं तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, और प्लस किस पे आ जाएगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि इस बंद में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है प्लस, फिर इसमें से H+ निकल जाएगा तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा OH। इस तरह से तो यहाँ तो H+ जुड़ा, यहाँ H2 ने अटैक किया पर उसमें से H+ निकल करके केवल OH रह जाएगा। अब इसमें अनुनाद है, देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, द्विबंध के साथ लोन पेयर एकांतर स्थिति पर है तो इसमें अनुनाद चलेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन पर 5 बंध बन जाएंगे। क्या 4 तो आपको दिख ही रहे हैं, कार्बन पर कितने बंध बन जाएंगे 5 बंध बन ही नहीं सकते, तो इस कार्बन से जुड़े पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगले परमाणु पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस नाइट्रोजन पर क्या आवेश आ जाएगा माइनस, और यहाँ से H+ निकल करके यहाँ चला जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, इसमें से H+ निकल के यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब ये जो बना है ये खुद को पुनर्विन्यासित करेगा, इसमें पुनर्विन्यास होगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और क्या बन जाएगा, देखो RC, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड O, सही है, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ NH2 बन जाएगा। ये बन चुका है एक एमाइड। हम कहते हैं जिनमें CONH2 समूह होता है वो एमाइड होते हैं। तो ये जो एल्किल साइनाइड है इसका आंशिक जल अपघटन, इसका जल अपघटन हुआ, ये बना, जल अपघटन ही तो हुआ, इसका जल अपघटन मतलब इससे जल की क्रिया से ये बना और ये पुनर्विन्यासित होकर के एमाइड बना लेगा, बन गया एमाइड। फिर एमाइड का पुनः जल अपघटन होगा, H+H2, ये बंध टूटेगा, कार्बन पर प्लस और इस पर माइनस, H+ तो यहाँ जुड़ जाएगा N से तो NH3 बन जाएगी, N- से, यहाँ कार्बन पर प्लस है, इससे H2 जुड़ेगा पर उसमें से फिर आपको पता ही है H+ निकल जाएगा, तो इस कार्बन से जुड़ेगा कौन OH, जुड़ेगा तो H2O प्लस है ना, अटैक तो H2 ही करेगा पर H+ निकल जाएगा ना, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। तो अपन को ये पूछे एल्किल साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से तो ये बना एमाइड, आंशिक मतलब पूरा जल अपघटन नहीं हुआ जब तो एमाइड बना, और कोई कहे एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट जल अपघटन हो गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। बात को समझ लो, आंशिक जल अपघटन से तो एमाइड बनेगा। भाई देखो एक बार और समझो, H+ यहाँ अटैक करेगा,
Cn में बंद टूट गया, कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, अधिक, इस पे माइनस, कार्बन पर क्या आ गया, प्लस, H प्लस यहाँ जुड़ गया, H2 यहाँ जुड़ गया, H2 यहाँ जुड़ गया, तो इसमें से क्या निकल गया, H प्लस, OH रह गया। अब इसमें अनुनाद है, डबल सिंगल लोन पेयर, द्विबंध लोन पेयर एकांतर स्थिति पर है, तो इसमें अनुनाद है। लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन द्विबंध की ओर जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इस कारण पर 5 बंध बनेंगे, 4 पहले से बन रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, H प्लस निकल के यहाँ जुड़ जाएगा, तो माइनस H प्लस जुड़ेगा तो माइनस खत्म, और यहाँ पर प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्लस खत्म हो जाएगा, तो RCONH2 बन जाएगा एमाइड। यहाँ तक तो हुआ है एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन। अब इसका भी अगर आगे जल अपघटन हो गया एमाइड का, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। कैसे, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, माइनस, और यहाँ प्लस, H यहाँ H प्लस जुड़ गया, अमोनिया यहाँ प्लस है, कार्बन पे प्लस, इस पर H2 अटैक करेगा, फिर H प्लस निकल जाएगा, तो OH रह जाएगा। समझ रहे हो? अब इसको हम लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे कि एल्किल साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से एमाइड में पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो हम कहेंगे एल्किल साइनाइड के आंशिक, पूरा समझाया है मैंने, देख लो, आंशिक जल अपघटन से एमाइड व पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इस प्रकार हम एल्किल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट करो। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। लिख लिया? एक रिएक्शन और पढ़ा देता हूँ, है ना। नंबर 2, एल्किल अल्कोहल द्वारा ठीक है। एक और पढ़ते हैं, नंबर 2, एल्किल अल्कोहल द्वारा ये आपने पढ़ी है। यदि एल्किल अल्कोहल का, जैसे मैंने ये एल्किल अल्कोहल ले लिया, इसको ऐसे नहीं ऐसे समझाता हूँ, CH3CH2OH, एल्किल अल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा, प्रबल ऑक्सीकारक आपको याद है, अम्लीय क्षारीय या उदासीन माध्यम में KMnO4, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक हैं। तो प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीजन देंगे, कई बार आ गई, यहाँ से O से H, अल्फा कार्बन से H निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, H2O निकल जाएगा ना, 2H और एक OH2 निकल गया। ये O किसने दी? प्रबल ऑक्सीकारक ने। तो ये क्या बना लेगा, CH3CH, अरे CH3CH और C और O के बीच में डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड बन गया। फिर एल्डिहाइड का प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा फिर ऑक्सीकरण हो जाएगा, इस बंध के बीच में O एंटर हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ये पहले खूब डिटेल में पढ़ी है। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल लेते तो कीटोन, और कीटोन से फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं एल्किल अल्कोहल का
प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। नोट करें, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करें। नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर करें।